तो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्लासरूम साथी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बिल्कुल जमकर दिल लगाकर आप लोगों ने अपनी क्लास 11 की पढ़ाई शुरू कर दी होगी। तो बच्चों, क्लास 11 कॉमर्स का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, है ना। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट होने वाला सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट के 2-3 टॉपिक्स कवर करने के बाद आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसके पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा जस्ट उसका रिकैप कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के आधार क्या है, अकाउंटिंग को किस बेस पर हम रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था देयर आर 2 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा अक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिर्फ कैश यानी नगद लेन देन को ही रिकॉर्ड करते हैं, जबकि अक्यूरल बेसिस में क्या होता है बच्चों, उन सभी ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करते हो जो आपके ट्रांजेक्शन एज अ ट्रांजेक्शन एंटर हो जाते हैं, जिनमें कोई भी बकाया राशि यानी कि ड्यू अमाउंट, कोई भी एडवांस अमाउंट, कोई भी जो भी आपको डायरेक्ट उसी समय मिल गया है, वो सभी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। हम लोगों ने दोनों का डिफरेंसेस भी देखा था कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हमारा टॉपिक है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है बच्चों, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, गैप, GAAP। ये क्या होती है, ये कुछ प्रिंसिपल्स, आप सभी देख रहे हो प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बच्चों। तो प्रिंसिपल्स कुछ ऐसी लॉज होती है, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जिनको सभी को फॉलो करना पड़ता है। ये सभी क्यों फॉलो करते हैं, ये सभी इसलिए फॉलो करते हैं ताकि आपकी अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, समानता बनी रहे। आप ही सोचिए, एक एग्जाम्पल हम लोग देते हैं कि एक फर्म और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी अकाउंटिंग में कैश बेसिस को प्रेफरेंस देता है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में अक्यूरल बेसिस को प्रायोरिटी देता है। ठीक है, जब दोनों के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एज एन ऑडिटर हम क्या करने जाएंगे, एनालाइज करने जाएंगे, तो क्या हम कर सकते हैं, किसी भी दो चीजों के बीच कंपैरिजन तभी संभव है जब उन दोनों का आधार सेम हो, जब उन दोनों को मेजर करने की हमारा मेथड जो है वो सेम हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों ने अलग अलग प्रिंसिपल्स यूज किए हैं, तो हम लोग इनको एक ही पैमाने पर मेजर कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए बच्चों हमारा जो ICAI इंस्टीट्यूशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ICAI के द्वारा कुछ प्रिंसिपल्स यूनिफॉर्म करने के लिए यानी समानता लाने के लिए कि सारे ऑर्गेनाइजेशंस इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, इसीलिए गैप को लाया गया है। अब हम इसका डेफिनेशन एक बार समझ लेते हैं। गैप रेफर्स टू द रूल्स और गाइडलाइंस। ये एक ऐसे रूल्स और गाइडलाइंस हैं अडॉप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये रूल्स और गाइडलाइंस हम रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग के लिए यूज करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस में। बहुत बच्चों, तो हम लोगों ने देखा कि गैप क्या होता है। ठीक है, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाई गैप इज यूज्ड, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस दैट वी आर यूजिंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। गैप को क्यों यूज करते हैं, तो हम लोगों ने अभी ही डिस्कस किया है। गैप को यूज करने का पर्पस क्या है हमारा, कि हम अपने जो भी जितने भी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करने में वो यूनिफॉर्मिटी यानी समानता, एक रूपता, यानी सब एक ही मेथड का इस्तेमाल करें, एक ही जैसे चीजों को रिकॉर्ड करें, एक ही फॉर्मेट का यूज करें, यानी यूनिफॉर्मिटी में चीजों को करें, और कंसिस्टेंसी यानी हर एक अकाउंटिंग पीरियड में करें। हर साल क्या होता है, ईयर एंड में सभी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोजर देते हैं, है ना। जितने बैंक्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, ईयर एंड में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ये सब हम सीखेंगे।
तो वो क्या करते हैं, ईयर एंड में अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हैं सारा। यानी कि क्या होता है बच्चों, कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया कि आपको हर एक अकाउंटिंग ईयर में, हर एक साल दर साल आपको अपने बुक्स को मेंटेन करना है। यूनिफॉर्मिटी, सभी एक ही जैसे मेथड का यूज करेंगे। These principles are referred as concepts and conventions. इन्हीं प्रिंसिपल्स को हम कंसेप्ट्स और कन्वेंशन कहते हैं। इन प्रिंसिपल्स को जब हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। हम लोग पहले कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, फिर कन्वेंशंस पढ़ेंगे, यानी कौन कौन से कंसेप्ट्स अकाउंटिंग में यूज होते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, जो भी हमारे चैनल में न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है आप सभी को। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करें, बट प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट इम्प्रूवमेंट्स दिस वीडियो नीड्स। अगर आप अपना फीडबैक देंगे तो मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा और मैं हर बार एक बेहतर लेक्चर आपके सामने लेके आ पाऊंगी। ठीक है, तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, हम उन्हें क्यों यूज करते हैं, और उनको हम कंसेप्ट्स यानी गैप को, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम कन्वेंशंस और कंसेप्ट्स में बांटते हैं। यानी उनको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस को पढ़ना होगा। तो अब हम कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लो। इसमें जितने भी कंसेप्ट्स मैं पढ़ाऊंगी एक एक करके आप सभी को अच्छे से पढ़ना है। हमें क्या करना है, हमें रटना नहीं है, हमें कंसेप्ट समझना है, और कंसेप्ट को समझ करके अगर आप कंसेप्ट को समझ जाते हो तो आराम से क्या करोगे, आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो, उसको अपने अकाउंटिंग में यूज कर सकते हो, और जिंदगी भर हमेशा उसको आप अप्लाई कर सकते हो जब भी आपको जरूरत होगी, है ना। तो हम कंसेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या होते हैं बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। द बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर रेफर्ड टू एज द फंडामेंटल आइडियाज और बेसिक अजम्पशंस। ये क्या होते हैं बच्चों, ये फंडामेंटल आइडियाज। फंडामेंटल क्या होता है, यानी जो बिल्कुल बेसिक हो, जो बिल्कुल बेसिक हो, ये बहुत ही बेसिक आइडियाज हैं या अजम्पशंस हैं। या अजम्पशंस क्या होते हैं, जो हम मान लेते हैं। मैथ्स में क्या होता है, हम लोग मान लेते हैं लेट एक्स इक्वल टू दिस, है ना, एक्स मान लेते हैं हम लोग, तो एक्स अज्यूम कर लेते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे जो कंसेप्ट्स हैं उनको भी डिराइव किया गया, अज्यूम किया गया है। विच इज यूज्ड इन अकाउंटिंग एक्टिविटीज, यानी अकाउंटिंग एक्टिविटीज मतलब रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। रिकॉर्डिंग यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस में, और रिपोर्टिंग यानी कि हमें बताना कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट अर्न किया या फिर लॉस किया, क्या किया। ठीक है, तो अकाउंटिंग एक्टिविटीज के लिए जो फंडामेंटल आइडियाज की जरूरत होती है वही होते हैं हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट। सिर्फ इतना सा ही है। क्या है बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, तो जो फंडामेंटल आइडियाज होते हैं, अजम्पशंस होते हैं, जो हमें अकाउंटिंग के लिए जरूरत होते हैं, वही होते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। सिर्फ इतना ही। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि हमारा बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कितने प्रकार का होता है, और एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अभी हम लोग देखेंगे हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। ठीक है, यहाँ मैंने सिर्फ 3 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स लिए हैं, टोटल हमें अराउंड 10 या उससे ज्यादा ही अकाउंटिंग कंसेप्ट्स करने हैं। तो अभी हम 3 देखते हैं। पहला जो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये क्या कहता है, दैट द बिजनेस हैज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द ओनर। ठीक है, यानी ओनर जो है और बिजनेस दोनों का अपना अपना अस्तित्व है, दोनों इंडिविजुअल है। ऐसा नहीं कि ओनर ने कैपिटल लगाया है और ओनर को क्या करना है, उसमें से कुछ पैसों की जरूरत है अपने पर्सनल काम के लिए, तो वो क्या करेगा, बिजनेस में रिकॉर्ड ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने अपने 25,000 रुपए, मान लीजिए मैंने अपने 25,000 रुपए से अपना बिजनेस शुरू किया और मुझे जरूरत पड़ गई और मैंने उससे 5,000 रुपए निकाल लिए, तो मैं क्या सोचूंगी कि
मेरा ही तो पैसा है, मैंने ही तो अपने बिजनेस में 25,000 रुपए लगाए, तो क्या होगा अगर मैं उससे 5,000 ले लूं? मुझे तो अकाउंटिंग में से रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा, जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस अलग और हमारा ओनर अलग, ठीक है। दोनों अलग अलग अपना अपना जो भी रिकॉर्डिंग है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का करेंगे, ठीक है। तो द कंसेप्ट assumes that business has separate entity from its owners। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस का एक सेपरेट इंटिटी है, सेपरेट अस्तित्व है, किससे? ओनर से, ठीक है। एग्जाम्पल, ओनर विड्रॉज मनी फॉर पर्सनल यूज, इसे हम कहेंगे ड्रॉइंग्स। ओनर ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से 5,000 रुपए विड्रॉ किए, इसे हम क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स। और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है, याद करो आप सभी, जब हम लोग पढ़ रहे थे शुरुआत में, तो हम लोगों का क्या था? रिकॉग्निशन करना था कि कौन सा टर्म किस अकाउंट के तहत आता है। तो हम लोगों ने सीखा था कि ड्राइंग्स जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। क्यों? क्योंकि वो ओनर का एक्सपेंस होता है, इसीलिए वो पर्सनल अकाउंट होता है। और पर्सनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? तो पर्सनल अकाउंट्स में वही अकाउंट आते हैं जो ओनर से रिलेटेड होते हैं। पर्सनल यानी इंडिविजुअल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। इंडिविजुअल में क्या आएंगे? जैसे कोई भी ओनर, मैं, आप, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, राम, श्याम। और आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव में क्या आएगा? जैसे कि आउटस्टैंडिंग, एडवांस, ये सभी आ जाएंगे। तो ये सब पर्सनल अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों? हम लोग कैपिटल जब भी होता है, हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी सीखा है या सीखेंगे हम लोग अभी आगे, 25,000 जो है उसको हम लोग क्या करते हैं? ड्राइंग्स अगर है मेरा 5,000 तो हम लोग उसको कैपिटल से घटा देते। कैपिटल यानी बिजनेस का इन्वेस्टमेंट, उससे हम लोगों को ड्राइंग को माइनस कर देना है। तो हमारा आ गया 20,000, ठीक है। तो इसका मतलब ड्राइंग्स क्या है? ओनर का खर्च है। और ये सिग्निफाई करता है कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के तहत हम लोग ड्राइंग को माइनस क्यों करते हैं? कैपिटल से। आपको सभी क्लासेस में, सारे लेक्चर्स में बता दिया जाएगा कि हम लोग इसको माइनस करते हैं कैपिटल से, लेकिन क्यों करते हैं ये कोई नहीं बताएगा। तो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। This concept states that only transactions of monetary nature, only transactions which can be represented in terms of money, ऐसे ट्रांजेक्शन्स जिनको आप मनी में मेजर कर सकते हो, सिर्फ उन्हीं को आप रिकॉर्ड करोगे बिजनेस अपनी अकाउंटिंग में। एग्जाम्पल, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, आपने किसी मैनेजर को अपॉइंट किया अपने बिजनेस में, क्या आप इसे रिकॉर्ड करोगे अपनी अकाउंटिंग में? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई मॉनेटरी वैल्यू है ही नहीं। एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज की एबिलिटी, कौन एम्प्लॉय कितना अच्छा काम कर रहा है, इसको मॉनेटरी नेचर में ढाल ही नहीं सकते, इसीलिए इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग मॉनेटरी मेजरमेंट कंसेप्ट के तहत रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया है तो हम लोग इसको काफी लंबे समय तक चलाएंगे। कितने लंबे समय तक? इनडेफिनेटली। मतलब बिजनेस, कोई भी व्यक्ति अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा तो इस मकसद से तो नहीं करेगा कि आगे चल के मुझे उसे बंद कर देना है। वो अनफॉर्चुनेट सीन होता है कि आपको लॉस हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आ गई, आपने उसे बंद कर दिया। लेकिन इस चीज को, इस नेगेटिविटी को सोच के तो कोई अपनी बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है। तो हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशंस इनडेफिनेटली। बिजनेस अपने ऑपरेशंस को इनडेफिनेटली यानी अनंत काल तक चलाएगा। इस कंसेप्ट को ध्यान में रख करके हम लोग अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। इसका एग्जांपल क्या होगा? मान लीजिए आप लोगों ने कंप्यूटर परचेज किया, कितने रुपए का? 50,000, ठीक है। अगर ये 50,000 हम लोगों ने कंप्यूटर परचेस किया, कंप्यूटर हमारा एसेट है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को जब हम अपने बिजनेस में इंस्टॉल करेंगे तो उससे सर्विसेज लेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग ये सोचें कि हमारा बिजनेस इंडेफिनिट टाइम तक नहीं जाएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हमें कंप्यूटर को उसी समय, कंप्यूटर का 50,000 अमाउंट जो है वो हमें रेवेन्यू से चार्ज करना होगा, यानी जो भी उस साल का इनकम है उससे हमें कंप्यूटर के अमाउंट को घटा देना होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हम करते, मान लीजिए आपका रेवेन्यू 40,000 है और आपने क्या किया? कंप्यूटर के 50,000 को माइनस कर दिया, तो आपका बिजनेस तो लॉस में चला जाएगा, 10,000 लॉस हो जाएगा आपके बिजनेस को, है ना। तो
तो हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए गोइंग कंसर्न एंटिटी के तहत हम लोग इस 50,000 को 5 ईयर्स में डिवाइड कर देंगे और हर एक ईयर में 10,000 चार्ज कर देंगे, है ना। क्यों? क्योंकि ये एसेट है और हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि कम से कम हमारा एसेट तो 5 साल तक जाएगा ही, इसीलिए हर साल हम लोग रेवेन्यू से 10-10 हजार रुपए जो है वो निकालते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा एसेट है और हमारा बिजनेस इंडेफिनिट टाइम तक जाएगा। तो ये फायदा हुआ, इससे ये कंसेप्ट अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे बिजनेस का एक्चुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलेगा। लेकिन अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर तो हमारा बिजनेस लॉस में चला जाएगा, है ना। तो ये कभी भी ट्रू एंड फेयर पिक्चर जो है आपके बिजनेस का रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इसीलिए हम लोग गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक रहा। नेक्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट हम लोग कल के लेक्चर में मैं आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड सपोर्ट। आप सभी अपना सपोर्ट दीजिए और प्लीज अगर किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है इस लेक्चर को तो अपना फीडबैक दीजिए ताकि इसको और बेहतर बनाया जा सके। थैंक यू।